अस्सलामुअलैकुम। आज हम प्रोग्राम 4.24 करेंगे जिसमें एरिया हम कैलकुलेट करने वाले हैं ट्राइंगल का। और ये जो फार्मूला है ये कैसे डेराइव हुआ है ये भी समझेंगे, ताकि किसी भी फार्मूले को हमें रट्टा ना लगाना पड़े। जब भी हमने किसी फार्मूले को लेकर कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उस फार्मूले की हमें समझ होनी चाहिए, उसके लॉजिक की समझ होनी चाहिए। तो इस प्रोग्राम का हम लॉजिक बनाएंगे और इस फार्मूले का लॉजिक भी देखेंगे कि ये फार्मूला क्यों इस्तेमाल होता है ट्राइंगल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। अब जब हम किसी प्रॉब्लम को या किसी प्रोग्राम को सोल्व करेंगे तो सबसे पहला स्टेप होगा कि हम उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम इसका लॉजिक बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं, उसके बाद हम रफ अमल करते हैं ताकि हम इसका लॉजिक बनाना सीख सकें। तो लिखा गया है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिख दें, यानी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख दें, C++ में कोड लिख दें जिसमें आप इनपुट ले रहे हो बेस और हाइट यूजर से। यानी यूजर से हमें वैल्यू मिल रही है किसकी, एक तो बेस की मिल रही है, एक हाइट की मिल रही है। और जब आप ये वैल्यू ले लो तो आप फिर कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेट करने के बाद उसे डिस्प्ले कर दो किसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के एरिया को। तो ज्यादातर यहीं तक आपको प्रॉब्लम मिलती है, उसका फार्मूला गिवन नहीं होता। बाज का आपको पेपर्स में इसका फार्मूला गिवन होता है। उसके बाद यहां पर उन्होंने आगे उसका फार्मूला भी दे दिया है कि इसका फार्मूला कुछ यूं है। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए आपने ट्राइंगल का जो एरिया है उसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है लॉजिक बिल्डिंग में, हमने ये देखना होता है कि हमें कौन सी चीजें गिवन है। यानी जब हमें ये समझ आ जाएगी कि हमें गिवन क्या है तो हमें ये भी समझ आ जाएगी कि उन गिवन चीजों से हमने कैलकुलेट क्या करना है। गिवन कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि इनपुट। यहां से हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, यानी हमें वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू यूजर हमें दे देगा, बेस की भी और किसकी, हाइट की भी। ये हमें गिवन है इस प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट मिली है। जैसे ही ये वैल्यू आती है उसके बाद हम कुछ कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ वैल्यू होगी तो ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे ना। तो इसका मतलब जो इनपुट है इसकी बेस पे हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। अब जो ये कैलकुलेशन होती है ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमने जो फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले करवाना होता है, यानी जो हमने फाइनल आउटपुट डिस्प्ले करवानी होती है उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम दरअसल। तो कैलकुलेट करने के बाद ही हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट या फिर आप कह सकते हैं एक डिजायर आउटपुट है वो मिल जाएगी। अगर तो ये आउटपुट वही है जो कि हमें चाहिए तो इसका मतलब हमने एक लॉजिक बना लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास बेस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। उसके बाद हमें एरिया कैलकुलेट करना है, यानी यहाँ पे मैं अगर एरिया ऐसे लिख दूं तो एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब बेस के अंदर वैल्यू होगी तो ये भी एक वेरिएबल है, हम इसे डिक्लेयर करेंगे और जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसे हम बेस के अंदर रख देंगे। इसके बाद हाइट भी एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसे इसके अंदर रख देंगे। अब जब हम इन्हें कैलकुलेट करके यानी कुछ कैलकुलेशन करके जो वैल्यू निकालेंगे यानी एरिया निकालेंगे, उस वैल्यू को भी तो किसी वेरिएबल के अंदर रखेंगे ना, इसीलिए हम एरिया नाम का भी एक वेरिएबल बना लेंगे। तो अभी तक तो हमें यह समझ आ गई कि हमने कितने वेरिएबल बनाने हैं। तो कुल मिला के हमें 3 वेरिएबल चाहिए होंगे पूरे के पूरे लॉजिक को कवर करते हुए। उसके बाद इन वेरिएबल्स को या फिर आप कह सकते हैं इन वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए हम एरिया को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो उन्होंने गिवन दिया है, हम इसको समझेंगे ये फार्मूला किस तरह से बनता है। लेकिन फिलहाल उन्होंने बता दिया है कि ये इसका फार्मूला है, आपने इसका इस्तेमाल करते हुए क्या करना है जी, एक प्रॉब्लम को सोल्व कर देना है, एरिया को कैलकुलेट कर देना। बेस की वैल्यू मिल जाएगी यूजर से, हाइट की वैल्यू मिल जाएगी यूजर से, 1/2 हमें पता है 0.5 होता है, तो हमारे पास सारी वैल्यू आ जाएंगी। सिर्फ इनमें वो हमने इस फार्मूले को इस तरह से लिखना है ताकि वो वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। कैलकुलेशन होने के बाद जो भी वैल्यू है वो किसके अंदर जाएंगी, वो एरिया नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद हम इसी एरिया नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू मौजूद होगी, हमें पता है जो भी वैल्यू होगी इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर जो इसका नाम है उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या करवा देंगे, आउटपुट करवा देंगे, यानी डिस्प्ले करवा देंगे। तो जो उन्होंने हमें स्टेटमेंट दी है उसी स्टेटमेंट से हमें समझ आ चुकी है। यहाँ तक हो सकता है थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि कितना कम्प्लेक्स लॉजिक बना रही है, सिंपल सा तो है। ये मैं इसलिए इस तरह से आपको डिटेल में डेप्थ में समझा रही हूँ ताकि जब आगे हम कंडीशनल लूप या फंक्शन वाले प्रोग्राम करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे, समझना आसान हो जाएंगे। आप इनको इग्नोर मत कीजिएगा।
अच्छे से समझें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, वहां पर डिस्कस करें, एक दूसरे की हेल्प करें, तो इंशाल्लाह आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा। वो एक पूरी कम्युनिटी मैं बनाना चाह रही हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी भी तरह की किसी के पास यूजफुल इंफॉर्मेशन है तो वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलें जी, अब हम आ चुके हैं फार्मूला, जो कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से डेराइव हुआ है ये फार्मूला, किस तरह से आया ये फार्मूला। एक्चुअल में एरिया वाकई में कैसी फार्मूले से कैलकुलेट होता है, अगर होता है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है इस फार्मूले के पीछे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ये जो मैंने अभी ड्रा किया, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये ट्राइंगल नहीं, ये बल्कि एक रेक्टेंगल है, ऐसे ही है ना। और हमें पता है जो रेक्टेंगल का फार्मूला है वो क्या होता है जी। जो रेक्टेंगल का फार्मूला होता है, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट के साथ। ये हमारे पास हाइट है, ये हमारे पास बेस है। कोई भी साइड की आप एक हाइट ले लें और एक बेस ले लें, उनको आपस में क्या कर दें, कैलकुलेट कर दें, यानी हाइट और विड्थ को कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल आ जाता है। और जो ट्राइंगल का फार्मूला है वो हमारे पास रेक्टेंगल से आता है, इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं कुछ इस तरह से डरा कर दूं, जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा इस तरह से, तो आप कह सकते हैं ये एक रेक्टेंगल है, ये वाली, कि नहीं। हमें पता रेक्टेंगल ऐसे ही है ना, ये हमारे पास रेक्टेंगल होती है। अब ये वाली आप देखें तो एक रेक्टेंगल बन रही है, जब मैंने इसे दरमियान में से हाफ कर दिया, एक रेक्टेंगल ये वाली बन रही है मुकम्मल, आपको यहाँ पे समझ आ चुकी होगी। और दूसरी रेक्टेंगल यहाँ पे बन रही है, अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ी देर कर दूं तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि एक रेक्टेंगल ये बन रही है। तो इसका मतलब ट्राइंगल के अंदर दो रेक्टेंगल्स बन रही है। और ट्राइंगल का जो एरिया है, अगर मैं उसको हाफ कर दूं, एक रेक्टेंगल उसकी छोड़ दूं, सिर्फ एक रेक्टेंगल को मैंने कैलकुलेट करना हो, तो हमारे पास पता चल रहा है जो एरिया एक रेक्टेंगल का आ रहा है वो ट्राइंगल का, सॉरी, ये जो ट्राइंगल एक ट्राइंगल का आ रहा है एरिया, ये रेक्टेंगल के हाफ है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया कि हमारे पास जो रेक्टेंगल है इसका जो हाफ है, यानी 1/2, वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एरिया आ जाएगा किसका, ट्राइंगल का। तो यहाँ पे ट्राइंगल लिख, तो हमें यहां पर समझ आ चुकी है कि जो ट्राइंगल है उसका फार्मूला हमने कैसे डराइव किया। यानी ये हमारे पास रेक्टेंगल है, दोबारा से इसे समझिएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम हो सकता है आपके लिए कंफ्यूजन हो जाए। हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का फार्मूला है। अगर रेक्टेंगल की बात करें तो इसका जो एरिया, इसके अंदर दो ट्राइंगल बन रही है, तो एक ट्राइंगल का अगर हमने एरिया कैलकुलेट करना है तो 1/2 होगा, रेक्टेंगल के हाफ होगा, इसलिए हमने उसे 1/2 लिख दिया। और अगर हमने इन दोनों का कैलकुलेट करना है, यानी हम चाह रहे हैं कि दो ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करें, तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब रेक्टेंगल एक्चुअल में दो ट्राइंगल का ही एरिया कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन अगर हमने एक ट्राइंगल का करना है तो वो उसका हाफ होगा। आई होप आपको अभी तक इसकी समझ आ चुकी होगी। बहुत ही डिटेल में मैंने इसको बिल्कुल बच्चों की तरह के किसी बच्चे को समझाना हो तो मैंने इसे समझाया है। बाय द वे, आपको हो सकता है इसके बारे में पहले से मालूम हो, क्योंकि आप मैथ के भी स्टूडेंट होते हैं, आपको इसके बारे में मालूम होना भी चाहिए। अब हम जल्दी से दोबारा इस लॉजिक को समझ लेते हैं जो हमने बना लिया है। अगर हम लॉजिक को देखकर चलें तो हमें समझ आ जाती है कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वेरिएबल्स पहले ही हमने देख लिया कि 3 वेरिएबल बन रहे हैं, क्योंकि बेस की वैल्यू चाहिए, वो बेस के वेरिएबल के अंदर जाएगी। हमारे पास हाइट की वैल्यू चाहिए तो वो हाइट वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। इनको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू भी तो की स्टोर करनी है, तो उसके लिए हमने एक एरिया नाम के ले लिया। इसकी टाइप क्यों है, ये डाटा टाइप आपने पिछले चैप्टर में कवर कर ली है, आपको आनी चाहिए, उसी के बाद आपको इस चैप्टर पर मूव करना चाहिए। उसके बाद हमें एक स्टेटमेंट सी आउट से शो करवाएंगे यूजर को, कि यूजर को पता चल जाए कि क्या उसने एंटर करना है। हमने उसे बताया कि भाई एंटर करो बेस को, जो डबल कोड के अंदर है वो एज इट इज यूजर को शो हो जाएगा, तो यूजर को समझ आ जाएगी कि मैंने बेस को एंटर करना है। अगली स्टेटमेंट में हमने सी इनका इस्तेमाल किया, यानी अब यूजर जो भी एंटर करेगा वो बेस के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो, क्योंकि यूजर को पता है उसने बेस को एंटर करना है। उसके बाद हमने उसे कहा कि भाई हाइट की वैल्यू को एंटर कर दो। अब हाइट की वैल्यू को उसने एंटर करना है, तो हम चाह रहे हैं कि जो भी वो वैल्यू एंटर करे वो हाइट नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाए। तो बेस की भी वैल्यू आ चुकी है, हाइट की भी आ चुकी है, डायरेक्ट फार्मूले के अंदर लगाएंगे और उसके बाद हम सी आउट से उसकी वैल्यू को शो करवा देंगे। डबल कोड के बगैर अगर हम किसी भी वेरिएबल को लिखते हैं तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है वो डिस्प्ले हो जाती है।
अब यहाँ पर जो ये सेट लिखा है 2 इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर, इसका मतलब ये है कि जब आउटपुट आए, यानी हमें पता है जब डेसिमल में आउटपुट आ जाती है, कोई भी वैल्यू आ जाती है तो पॉइंट के बाद बहुत लंबी चलती है। हम चाह रहे हैं कि पॉइंट के बाद सिर्फ उसकी दो डिजिट्स है ना वो शो हो, उसके अलावा जितनी भी है वो शो ना हो, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया। अगर आप सिंपल इसको नहीं भी लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि जो आउटपुट आई है पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स शो होने चाहिए, बाकी नहीं होने चाहिए। तो इसका सिंपल सा ये मतलब है, ताकि अगर कोई बहुत लंबी वैल्यू आ रही है तो उसको इग्नोर करके सिर्फ 2 डिजिट्स पॉइंट के बाद शो किए जाएं। तो इस तरह से हमने इसका पूरा लॉजिक बना दिया, बिल्कुल एज इट इज आप इसको उठा के अपना किसी भी कोड के अंदर लिखेंगे ये चल जाएगा। और ये जो स्टार्टिंग वाला है ये हमने ऑलरेडी काफी कवर कर लिए हैं कि इस तरह ये वाला सिंटैक्स नहीं लिखते, बल्कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वाला लिखते हैं। वो आपको पता होगा अगर आपने पिछले लेक्चर कवर कर लिए हैं। मेन मकसद ये है कि आपको इसका लॉजिक जो है ना वो क्लियर कर दिया जाए। अगली वीडियो में अगले प्रोग्राम को सोल्व करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी काफी मरतबा रिपीट हो चुका है। आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी से ज्वाइन करना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।